हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। तो बहुत डिमांड के बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। और शुरू करते हैं बुक 1 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम ही है इंट्रोडक्शन। अब ये इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी वर्ड हम कई बार अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं और कई बार हम इन दोनों ही टर्म्स को सेम समझते हैं, बट एक्चुअली में ये दोनों डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के नाम का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझते हैं। इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। अब क्या काम? काम में आता है प्रोडक्शन यानी चीजें बनाना, कंजम्पशन यानी उन्हें यूज करना, इन्वेस्टमेंट यानी प्रॉफिट के लिए पैसों का निवेश करना, और फाइनली एक्सचेंज यानी लेन देन। तो क्या काम हो गए? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और फाइनली एक्सचेंज। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां ये सब काम हो रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स शब्द दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ओइकोस और नोमोस। यहाँ ओइकोस का मतलब है एक घर और नोमोस का मतलब है उसे मैनेज करना, यानी एक घर को लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर मैनेज करना। अब क्योंकि हमारी बुक का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स है और इस चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन है, तो इसे जरा और डिटेल में समझते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे देखते हैं, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके पास 500 रुपए हैं। अब इन 500 रुपए में आपको अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने भी जाना है, आपको शॉपिंग भी करनी है और आपको अपने मोबाइल का रिचार्ज भी कराना है। और ये सब काम आपको 500 रुपए में ही करने हैं। तो आप क्या करोगे? इन कामों को प्रायोरिटी या नीड्स के हिसाब से अरेंज करोगे और उसी हिसाब से पैसे डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ आप 150 रुपये रखोगे मूवी के लिए, 300 शॉपिंग के लिए और 50 मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए। तो यहाँ आपने इकोनॉमिक्स यूज करी। तो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, यानी जहाँ हमें दो चीज़ों के बीच चॉइस मिल जाती है, हम उन्हें अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से यूज करते हैं। पॉल ए सैमुअलसन ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह दी थी कि इंसान और सोसाइटी किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अलग अलग कामों में इस्तेमाल करते हैं और वक्त के साथ उन्हें लोगों को यूज करने के लिए देते हैं। इकोनॉमिक्स की अब बहुत सी डेफिनेशंस हैं, पर सबसे वाइडली एक्सेप्टेड यही है। तो अगर पेपर में आए तो आप यही लिखेंगे। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर पे कि इसे पढ़ेंगे कैसे। तो 1930 से पहले एक ही इकोनॉमिक्स जाना जाता था, बट 1933 में रागनार फ्रिस्क ने दो नए वर्ड्स निकाल दिए, माइक्रो यानी छोटा और मैक्रो यानी बड़ा, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स बन गए। इन्हें हम अभी डिटेल में देखेंगे। पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो वर्ड ग्रीक शब्द माइक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे लेवल की चीज़ों पे फोकस किया जाता है। इसमें हम इंसान के बिहेवियर को समझते हैं कि कैसे वो डिसीजन लेते हैं। जैसे कि कैसे खरीदार डिसाइड करता है कि उसे क्या खरीदना चाहिए, कैसे मालिक डिसाइड करता है कि उसे क्या बेचना चाहिए या बनाना चाहिए। इसे हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें मेनली डिसीजंस प्राइस की वजह से ही लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपए हैं और आपको आटा लेना है। एक दुकानदार 20 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो आटा दे रहा है 100 रुपए में, और एक दुकानदार 25 रुपए किलो के हिसाब से 4 किलो आटा दे रहा है आपको। क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो जाहिर सी बात है कि आप 20 वाला आटा खरीदोगे। ठीक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा महत्व है। ये हमें इकोनॉमिक्स की तीन बड़ी प्रॉब्लम्स का जवाब देता है। पहला सवाल कि क्या बनाना है, दूसरा सवाल कैसे बनाना है, और तीसरा सवाल किसके लिए बनाना है। ठीक। अब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए हमने इसमें जितना जाना है वो काफ़ी है। ये फ्लो चार्ट मैंने आपकी रेफरेंस के लिए दे रखा है, जो आगे चैप्टर में आपको काम आएगा। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन या दोस्त 10th क्लास में है, तो उसे हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने क्लास 10th के लिए भी कोर्सेज बनाना शुरू कर दिया है। सो प्लीज़ हेल्प अस स्प्रेड द वर्ड टू मैक्सिमम पीपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने में बहुत हेल्प करता है, जिससे हमारे काम करने की क्षमता बेहतर होती है और लोगों का भला होता है। दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में
जहाँ लोग डिसीजंस खुद ले सकते हैं बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के, उसके बारे में भी बहुत कुछ बताता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे आता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ऐसा प्राइस पॉइंट जहां दुकानदार उस चीज को उतने दाम पे बेचना चाह रहा हो और खरीदार भी उस चीज को उतने ही प्राइस पॉइंट पे खरीदना चाह रहा हो। ठीक, इससे गवर्नमेंट को ठीक प्राइस पॉलिसीज बनाने में हेल्प मिलती है। लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही पता चलता है, और कई डेली लाइफ की सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करता है हमारी। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये ओवरऑल बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे समाज में बेरोजगारी क्यों है, गरीबी क्यों है, ऐसे सवालों में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल नहीं है। इसीलिए हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप करी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वर्ड ग्रीक शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब है बड़ा। तो यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम रिलेटिवली बड़ी चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, देश का इकोनॉमिक विकास या देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहा जाता है, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें हम लोगों की इनकम और जॉब्स को स्टडी करते हैं, और ये हमें कई बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स को समझने और सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इकोनॉमिक्स की सबसे चैलेंजिंग ब्रांच बोलते हैं। शायद यही रीज़न है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपके 12th के सिलेबस में ऐड किया गया है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें एक ओवरऑल व्यू देता है इकोनॉमी का, कि कौन क्या कर रहा है, और जैसे जैसे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं तो ये उसे समझने में भी हमें हेल्प करता है। बड़े लेवल पे जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं उनमें सबसे बड़ा हाथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही होता है। जहाँ तक लिमिटेशंस का सवाल है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक ओवरव्यू ही देता है, और कई बार ये ओवरव्यू गलत भी हो सकता है। ठीक, अब मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ दोनों के बीच डिफरेंसेस पॉइंट आउट कर रखे हैं, क्योंकि अक्सर इस पे सवाल पूछा जाता है। तो जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, इसमें वही पॉइंट्स लिखे हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर आप सोचो कि दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो ये बताना थोड़ा मुश्किल भी है और गलत भी, क्योंकि दोनों अपने अपने स्फीयर में बहुत महत्व रखते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को एक साथ यूज़ करना चाहिए, ताकि पूरी इकोनॉमी को अच्छे से समझ पाएं। अब कई बार पूछा जाता है कि क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस, पर ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है क्या? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व कैसे हो रही है। यानी अगर सिंपल शब्दों में बताऊं, तो इसमें हम इंसान द्वारा लिए गए डिसीजंस को देखते हैं और उन्हें वेरीफाई करते हैं एक्चुअल फैक्ट्स से। क्योंकि साइंस और है क्या? साइंस का मतलब ही है एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स एंड थ्योरीज। ऐसी कोई चीज़ जिसका लॉजिक हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, उसे साइंस नहीं कह सकते। तो इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस में भी यही हो रहा है। फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेसिस पे रिसर्च होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये हम मन से नहीं बोल रहे, हमने काउंट करा है, हमारे पास फैक्ट्स हैं, और तभी हम बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ वेरी पॉपुलेटेड। और ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, कि इंडिया में महंगाई बढ़ रही है। तो अब ये कहना सही है, क्योंकि जो मूवी की टिकट पहले 50-60 रुपए की आती थी, वो अब 300-400 की आती है। जो महीने का सामान पहले 2-3 हज़ार में आता था, अब 7-8 हज़ार में आता है। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं जो आप खुद भी सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस। तो अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो चीज़ें जैसी हो रही हैं उस पे नहीं, बल्कि वो जैसी होनी चाहिए थी उस पे ध्यान दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सरकार को लोगों के लिए मिनिमम वेज डिसाइड करनी चाहिए, इंडिया को डिफेंस सेक्टर पे ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, अमीर लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ऐसी चीज़ें। अब एक बार दोनों के बीच का डिफरेंसेस को दोबारा समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो चीज़ें जैसी हो रही हैं उन्हें वैसा देखा जाता है, वहीं नॉर्मेटिव में वो जैसी होनी चाहिए थी उसे देखा जाता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स और एविडेंसेस पे बेस्ड होता है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारी मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स पे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम एक्चुअल सिचुएशन से डील करते हैं, और नॉर्मेटिव में एक आइडियल सिचुएशन यानी वो जैसी चीज़ होनी चाहिए उसे डील करते हैं। फेमस इकोनॉमिस्ट जो पॉजिटिव स्कूल को फॉलो करते हैं उनमें आते हैं एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के फेमस इकोनॉमिस्ट हैं मार्शल, पिगू, हिक्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स हम दोनों के पहले ही देख चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं।
इंटरडिपेंडेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं, क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट का काम सिर्फ यही नहीं है कि चीज़ों को एक्सप्लेन करे, बल्कि अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो वो भी बताना इकोनॉमिस्ट का ही काम है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर टमाटर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग उसे कम यूज़ करेंगे, तो डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट को प्राइस कंट्रोल करना चाहिए। अब इस एग्जाम्पल में चीज़ें एक्सप्लेन भी करी गई और उसका सोल्यूशन भी बताया गया कि क्या होना चाहिए। इसीलिए पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। ठीक, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में देखा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक तरह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, यानी जहां हमारे पास चॉइस आ जाती है वहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे पास फंड्स लिमिटेड हैं और हमारी डिमांड्स अनलिमिटेड, और उसमें भी चॉइसेस हमारी कन्फ्यूजन बढ़ा देती हैं। तो यानी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या हो गई कि भाई जो रिसोर्सेज हैं हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए वो बहुत कम हैं, लिमिटेड हैं। अगर उसका सही उपयोग नहीं हुआ तो वो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। प्रोफेसर रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमाइजिंग, यानी कम से कम रिसोर्सेज यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करना, क्योंकि अल्टीमेटली रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे के रीजंस पे, जो हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अब इन्हें एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो इससे समझ ही आ रहा है कि इंसानों की इच्छाएं अनगिनत हैं, एक पूरी होगी तो फिर दूसरी आ जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम ही यही है कि भाई रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, हमें इन्हें बहुत सोच समझ के खर्च करना है। और फाइनली तीसरी प्रॉब्लम है कि इन रिसोर्सेज के कई यूजेस हैं, तो हमें उसमें चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास 5,000 रुपये हैं एंड ऐसी सिचुएशन में हमारे पास दो चॉइस हैं। पहला, घर में राशन नहीं है तो वो लाना है, या दूसरा एक मोबाइल खरीदना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ प्रायोरिटी खाने को मिलेगी। ठीक, तो इकोनॉमिक्स में हम यही देखते हैं कि कैसे इंसान अपनी चॉइसेस बनाता है कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। ठीक, अब आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का टॉपिक। इसमें हम इकोनॉमिक्स के 3 सवाल के जवाब देखेंगे। पहला सवाल कि क्या बनाना चाहिए और कितना बनाना चाहिए। तो सोसाइटी को चूज करना पड़ता है कि सबके लिए कौन से प्रोडक्ट्स ज़रूरी हैं। तो ऐसे में वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं कि क्या उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो चीज़ बनाई जा सकती है, क्या कॉस्ट रहेगी उसके प्रोडक्शन की और सप्लाई की। ये सारी चीज़ें इसी स्टेप में सोची जाती हैं। दूसरा सवाल कि कैसे बनाना चाहिए। तो ऐसे में ये डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड यूज़ करें कि कम से कम पैसों में बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनाया जाए। जो लेबर इंटेंसिव काम है, यानी जहाँ लेबर ज़्यादा लगती है वहाँ लेबर ज़्यादा लगाई जाती है। जो कैपिटल इंटेंसिव काम है, जहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं वहाँ पैसा ज़्यादा लगाया जाता है। और अब तीसरा सवाल कि किसके लिए बनाएं। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाते टाइम ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी चाहती क्या है और कोई भी सेक्शन उससे वंचित ना रह जाए। जैसे अगर दाल की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक दाल प्रोड्यूस करें अमीर लोगों के लिए, गरीब इंसान के लिए भी दाल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे ध्यान से समझना है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट और कर्व क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट का मतलब है ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हम देखते हैं कि दो चीज़ों से हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं, यानी अवेलेबल रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर दिखाता है कि अगर हम सब रिसोर्सेज का फुल यूज़ करेंगे तो उससे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। अब अगर इसे आसान शब्दों में बताऊं तो रिसोर्सेज को यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बोलते हैं। और जो कर्व इन्हें रिप्रेजेंट करता है, जो लाइन इन्हें रिप्रेजेंट करती है, वो होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप पीछे इस पार्ट को दोबारा देख सकते हैं। अब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए हम कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं। पहली अजम्पशन है कि इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, एक्स और वाई। अब ये एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, जैसे गेहूं, दाल, बैट बॉल, साइकिल या कार। दूसरी अजम्पशन कि रिसोर्सेज अवेलेबल गिवन भी हैं और फिक्स्ड भी, यानी ये चेंज नहीं हो सकते।
तीसरी अजम्पशन कि ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज को फिक्स तरीके से यूज़ किया जाएगा, कि एक्स में यूज़ होने वाले रिसोर्सेज वाई में नहीं हो सकते या वाई में होने वाले एक्स में नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी रिसोर्स किसी भी प्रोडक्ट में यूज़ हो सकता है। चौथी अजम्पशन कि रिसोर्सेज फुल्ली यूज़ होंगे, कोई भी वेस्टेज नहीं होगी या कोई भी रिसोर्स खाली नहीं बचेगा। पांचवी अजम्पशन टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, ऐसा नहीं कि आधी प्रोडक्शन में डिफरेंट टेक्नोलॉजी और बाकी आधी में नई टेक्नोलॉजी। नहीं, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो सकती। और सिक्स्थ और लास्ट अजम्पशन दैट रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। एफिशिएंटली का मतलब कितनी इनपुट में हमें कितनी आउटपुट मिली। ठीक, तो इन एजम्पशंस के बाद अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल पे। तो इसका मतलब है जो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज निकाली थी उसे टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो एक बार इस फिगर को देखते हैं, हमें पीपीसी का कंसेप्ट और बेहतर समझ आएगा। अब सपोज हमारे पास दो गुड्स हैं एक्स और वाई। पहले इसे टेबल की फॉर्म में लिखते हैं और फिर इसे ग्राफ भी बनाना सीखेंगे। पहली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि अगर हम एक भी एक्स गुड ना बनाएं तो 21 वाई गुड बन सकते हैं। दूसरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहती है कि अगर हम एक एक्स गुड बनाएं तो 20 वाई गुड बन सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है 2x गुड पे 18 वाई गुड, 3x गुड पे 15 वाई गुड और लास्ट में 6x गुड पे 0 वाई गुड्स। यानी अगर एक बढ़ेगा तो ऑब्वियसली दूसरा कम होगा। अब इस टेबल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो नीचे हम x गुड ले लेते हैं और ऊपर y गुड। अब ऊपर टेबल से पहली लाइन का डेटा देखते हैं कि 0x गुड पे 21 वाई गुड, तो ये इसे हमने नाम दे दिया पॉइंट P। फिर एक x गुड पे 20 वाई गुड, इसे नाम दे दिया पॉइंट A। ऐसे ही सबको रिप्रेजेंट करते रहेंगे और नाम देते रहेंगे। सिंपल। अब आपको लग रहा होगा कि ट्राइंगल x और ये ट्राइंगल y क्या है। तो इस ट्राइंगल को डेल्टा कहते हैं और इसका मतलब होता है चेंज, कि इस वाली टर्म और पिछली वाली टर्म में कितना वैल्यू का चेंज आया। जैसे अगर यहाँ हम डेल्टा y को देखें तो 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 आ गया। क्योंकि y इस लाइन पे है तो यहीं से रीडिंग लेंगे। ऐसे ही डेल्टा x निकालने के लिए बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर देंगे। तो कितना आया, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब इस दूसरे ग्राफ में हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हमारी प्रोडक्शन इस पूरी लाइन में से किसी पे भी आ रही है तो हमारा कॉम्बिनेशन ठीक है, यानी रिसोर्सेज सही तरीके से यूज़ किए गए। बट अगर इस लाइन के अंदर आ रही है तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज़ नहीं किया गया। और तीसरे केस में जाहिर है कि जब लाइन के अंदर कम यूज़ हो रही है, लाइन पे पूरी पूरी, तो लाइन के बाहर ज़्यादा यूज़ होंगे, जो पॉसिबल नहीं है। तो लाइन के अंदर वाले को बोलेंगे इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लाइन पे आने वाले को अटेनेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन और लाइन के बाहर आने वालों को अनअटेनेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन। ठीक, अब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के दो फीचर्स देखते हैं। तो पहला फीचर है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। जैसा कि अभी हमने ग्राफ में देखा कि जो कर्व था वो लेफ्ट से राइट साइड बढ़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो इसलिए क्योंकि शुरुआत हमने करी थी गुड x 0 और गुड y 21। अब जैसे जैसे गुड x बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है गुड y कम होगा, तो इसीलिए स्लोप कभी बढ़ नहीं सकती, वो कम ही होगी, और कम होगी तो स्लोप नीचे ही आएगी। दूसरा फीचर है पीपीसी इज कॉन्केव टू दी ओरिजिन। अब पहले तो ये क्लियर करना है कि कॉन्केव क्या होता है। 9th और 10th क्लास में आपने कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा और बच्चे अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट्स क्लियर दिस कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। तो कर्व ऐसे गुफा की शेप में हो तो उसे कॉन्केव बोलेंगे, क्योंकि गुफा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केव। तो ऐसे आपको कॉन्केव शेप याद रखनी है। आई नो इट्स सिली बट इट वर्कड विद मेनी स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्केव इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे हमने डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई निकाला था, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा था, इसीलिए ये कॉन्केव शेप में बनेगा। अगर कम हो रहा होता तो कॉन्वेक्स शेप में बनता। ठीक, तो अगर आपको कोई बोले कि स्लोप ऑफ पीपीसी निकालो तो उसका फॉर्मूला भी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, वैसे अभी इस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये भी पूछी जा सकती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आसान शब्दों में मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यानी अगर आप एक चीज़ को पाने के लिए
कोई दूसरी चीज़ छोड़ रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो जो चीज़ आपने छोड़ी उसे बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आपको एक जॉब मिली ए कंपनी के अंदर 20 लाख के पैकेज पे, बट वो दूसरे स्टेट में है। तभी आपको एक और जॉब का ऑफर आया 19 लाख का, बट वो सेम स्टेट में है। तो अब यहाँ आप देखोगे कि आपको कौन सी जॉब ऑप्ट करनी है। तो पहले वाले में क्या था कि आपको दूसरे स्टेट में रहना पड़ता, वहाँ पे आपके रेंट का एक्सपेंस होता, आपके ट्रैवल का एक्सपेंस होता। और यहाँ पे दूसरी वाली जॉब में 19 लाख का पैकेज है, लेकिन आपके स्टेट में ही है। ठीक। तो अगर आप पहले वाली जॉब छोड़ते हो तो वो 20 लाख रुपए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। यानी आपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए पहले वाला ऑप्शन छोड़ दिया। तो यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? अगर आप गुड एक्स बनाने के लिए गुड वाई को छोड़ रहे हो, तो वो जो डिफरेंस है बीच का, यानी जो आप बेनिफिट समझ रहे हो अपना, उसे हम बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक। जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। अब जो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखा कि उसमें हमारी स्लोप बढ़ रही थी, तो इसका मतलब है कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रही है। इसका मतलब जो हम एक गुड को बनाने के लिए दूसरे गुड का सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि दूसरे गुड को बनाने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज भी लग रहे हैं और वो इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो हम इस ग्राफ से एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहां दोनों गुड्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से बनाया जा सके। इसे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ आया, इस स्लाइड पे बने हुए पॉइंट्स नहीं समझ आए, तो आगे इसे एग्जाम्पल में समझेंगे और वो आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये कर्व लेफ्ट या राइट कब शिफ्ट होगा? जब या तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी या लेबर स्किल्स बढ़ेंगे। तो ऐसे में पीपीसी राइट में बढ़ जाएगा। यानी जब नए रिसोर्सेज मिले, नई टेक्नोलॉजी आई, तो चीज़ें इंप्रूव होंगी और ये कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर कोई भूकंप आया या बाढ़ आ गई और मास डिस्ट्रक्शन हो गई, तो यही कर्व लेफ्ट में आ जाएगा। जैसे अब दूसरी फिगर में सिर्फ गुड एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो सिर्फ उसका ही कर्व आगे बढ़ेगा। और तीसरी फिगर में गुड वाई की टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उसका कर्व आगे बढ़ा। ठीक। अब यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझी। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं। ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। ये तीनों मैंने पहले इसलिए समझा दिए क्योंकि वहाँ पीपीसी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये ज़रूरी थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। आई हाईली रिकमेंड कि इस न्यूमेरिकल की एक्सप्लेनेशन को आप कम से कम 2-3 बार देखो, ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हमारे पास दो गुड्स हैं एक्स और वाई। अभी हम सिर्फ इन दोनों टेबल्स को ही देखेंगे। ठीक। अगर हम एक भी एक्स गुड ना बनाएं तो हम 20 गुड बना पा रहे हैं। ठीक। अब अगर हम एक एक्स गुड बनाएं तो 19 वाई गुड बना पा रहे हैं। फिर 2 एक्स गुड के लिए 17 वाई गुड, 3 के लिए 14, 4 के लिए 10 और 5 एक्स गुड के लिए 5 वाई गुड बन पा रहे हैं। ठीक। अब तीसरे कॉलम में हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकलेगा? बड़े में से छोटे वाले को माइनस करके। अब क्योंकि 0 और 20 से डेटा शुरू हो रहा है, तो यहाँ चेंज नहीं निकल सकता, क्योंकि शुरुआत ही इनसे हो रही है। दूसरे में निकालते हैं। गुड एक्स के लिए यहाँ चेंज आएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, और गुड वाई के लिए 20 माइनस 19 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही नेक्स्ट केस में गुड एक्स के लिए 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और गुड वाई के लिए 19 माइनस 17 इज इक्वल टू 2। यहाँ 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3। फिर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। और लास्ट में 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो अब अगर आप गौर से देखो तो x में एक एक का कांस्टेंट चेंज आ रहा है, लेकिन y में ये चेंज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। यानी हर एक नए x गुड को बनाने के लिए हमें जो y गुड सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसे ही इकोनॉमिक टर्म्स में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है, कि हर एक नए x गुड बनाने के लिए हमें ज़्यादा y गुड छोड़ने पड़ रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपको इसमें ज़रा सा भी डाउट है, आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके उसे फिर देखिए, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो आपके 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और ये बहुत ईजी भी है।
तो यानी अभी तक हमने ये समझा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें हमारे सवाल का जवाब देता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। जो प्रॉब्लम्स इस कर्व से सॉल्व हुई हैं वो हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, इकोनॉमिक एफिशिएंसी की और इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो कर्व में हमने लाइन बनाई थी उस पे बना हर पॉइंट रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कराता है। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी कि भाई रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए, वो यहाँ से सॉल्व हो जाती है। दूसरा है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी पूरी है। और तीसरा, अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आई या नए रिसोर्सेज मिले तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमी का विकास होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। इस चैप्टर में इतना ही। ये हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को लिखें और अगर किसी क्वेश्चन या टॉपिक में डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आपको और थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे renaissance.knowledge2020@gmail.com पे मेल डाल सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू सम मोर क्वेश्चंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हेल्प अस स्प्रेड द वर्ड बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कैन। कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।